नमस्कार, यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ याशिका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर पर, जो सामान्यतः पुरुषों में पाया जाता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे चर्चा के खास मेहमान डॉक्टर चैतन्य देशमुख सर हैं, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, ये जो प्रोस्टेट क्या होता है और इसका काम क्या होता है? सो बेसिकली प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि होती है। इट्स अ ग्लैंड जो आमतौर पे पुरुषों में ही पाई जाती है, महिलाओं में नहीं होती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो आमतौर पे हमारी पेशाब की थैली या मूत्र थैली के ठीक नीचे होती है और उसके बीचों बीच से हमारी पेशाब की नली जाती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में यूरेथ्रा भी कहते हैं। तो इसे प्रोस्टेट कहा जाता है और तो एक तरह की ग्लैंड होती है। अब इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में? कि बेसिकली प्रोस्टेट हमारे शरीर में वीर्य या जिसे सीमन कहते हैं उसका प्रोडक्शन करती है। अब सीमन का काम क्या होता है कि सीमन बेसिकली जो भी स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के नरिशमेंट के लिए या उनके एक्टिवेशन के लिए वो ज़रूरी होते हैं। एंड यही सीमन प्रोडक्शन जो होता है ये आमतौर पे प्रोस्टेट और सेमेनल वेसिकल्स ऐसे दो ग्लैंड्स मिला के करती है, जिसमें ज़्यादातर योगदान प्रोस्टेट का होता है। तो अगर आप देखें तो प्रोस्टेट का ज़्यादातर उपयोग या ज़्यादातर यूज़ हमारे बॉडी में जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका काम कम होते जाता है। तो इस प्रकार से प्रोस्टेट एक तरह से एक मेल जेनेटल ऑर्गन है। सर, ये प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण क्या होते हैं? प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण अभी जितना भी उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, मोस्टली ये एज रिलेटेड प्रोसेस है। उम्र के साथ होने वाला एक परिवर्तन है हमारे शरीर में। तो जिस तरह से मैं बहुत बार अपने मरीजों को एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे उम्र के साथ बढ़ते हैं तो बाल भी सफ़ेद होते हैं या चमड़ी ढीली पड़ती है, उसी तरीके से कुछ अंदरूनी परिवर्तन होते हैं शरीर में, जिसके कारण प्रोस्टेट धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाता है एंड उसकी जो कोशिकाएं हैं उसका नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो उसे हम BPH भी कहते हैं या बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, ये नाम का मेडिकल टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो प्रिडोमिनेंटली प्रोस्टेट बढ़ने का कारण बेसिकली एज रिलेटेड चेंज इन द बॉडी ऐसा कहा जाता है। और इसके सामान्य लक्षण क्या है? इसके सामान्य लक्षण आमतौर पे शुरुआती दौर में, जैसा ये प्रोस्टेट का जो बढ़ने का जो समय होता है आमतौर पे 50 साल के बाद शुरू होता है। तो शुरुआती दिनों में बहुत सारे मरीजों को किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स की जानकारी होगी नहीं, पर अगर शुरुआत होनी ही है तो सबसे पहला सिम्टम जब हम कहते हैं वो है फ्रीक्वेंसी या बार बार पेशाब करने जाना। आमतौर पे कोई इंसान अगर रात को सो रहा है और सोने के बाद अगर रात को उठ के पेशाब करने जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी अगर 2 से 3 से ज़्यादा अगर बार हो रही है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इससे शुरुआत होती है। फिर अन्य जो लक्षण होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के, वो बेसिकली पेशाब में रुकावट फील करना, पेशाब करते वक्त पेट पे जोर लगाना, ये शुरुआती लक्षण है। ये शुरुआती नहीं पर इवेंचुअली प्रोग्रेस होता है ये। एंड पेशाब हो जाने के बाद ऐसा लगना कि पूरी पेशाब हुई नहीं है। कभी कभी अर्जेंसी रहती है कि मरीज पेशाब रोक नहीं पाते हैं, भागते हुए उनको बाथरूम जाना पड़ता है। कभी कभी इसका विपरीत भी एक सिम्टम होता है जिसे हेजिटेंसी कहते हैं, मतलब पेशाब लगती है, बाथरूम तक पहुंचते हैं पर शुरुआत करने में देर लगती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जो आमतौर पे हम मरीजों में देखते हैं। सारे मरीजों में सारे सिम्टम्स होंगे या सारे लक्षण होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों को कुछ अलग किस्म के सिम्टम्स होते हैं, पर यही एक सेट होता है सिम्टम्स का जिसमें से हम लोग आमतौर पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पेशेंट्स में हम देखते हैं। क्या ये सिम्टम्स जो होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं? फिर सिम्टम्स कभी भी हम कैंसर में कन्वर्जन की बात नहीं करते हैं, हम कंडीशन जैसे BPH, क्या BPH कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो देखिए, BPH इटसेल्फ या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इटसेल्फ ये कोई कैंसर नहीं होता। ये सबसे पहली चीज़ दर्शकों को मालूम होनी चाहिए। कभी कभी वो डर जाते हैं कि अच्छा प्रोस्टेट बढ़ रहा है मतलब ये कैंसर ही है, तो एक मानसिकता के साथ भी आते हैं, बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी टेंशन के साथ आते हैं हमारे पास। तो BPH एज अ कंडीशन इज नॉट कैंसर, वो कैंसर नहीं होता है। पर जब BPH में प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो कुछ लोगों में ये कैंसर में परिवर्तन कर सकता है और इसीलिए हम मरीजों को कहते हैं कि जिनको BPH डायग्नोज हो चुका है उन्होंने नियमित तरीके से टाइम टू टाइम अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रहना चाहिए और टाइम टू टाइम उसका चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर को हम पिकअप भी कर सकते हैं ड्यूरिंग रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स। तो BPH इटसेल्फ कैंसर नहीं है, पर BPH कुछ परसेंटेज के लोगों में कैंसर में परिवर्तित होता है। सर, इसमें कुछ ऐसे है कि हम घर पे रहकर भी इसका सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का किया जा सकता है घर पे रह के, सेल्फ एनालिसिस
इसका भी किया जा सकता है? सो अनफॉर्चुनेटली आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सेल्फ एग्जामिनेशन से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पिकअप कर सकते हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। जो लोकेशन है वो स्तन में होता है, तो स्तन का सेल्फ एग्जामिनेशन करना आसान होता है महिलाओं में। ये चीज अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टेट में सही साबित नहीं होती है। प्रोस्टेट अंदरूनी ऑर्गन है, तो जिसे खुद से एग्जामिन करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको आपके यूरोलॉजिस्ट पे निर्भर होना पड़ता है, और इसीलिए हम लोगों को इसके लिए जागरूक करते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप साल में एटलीस्ट एक बार आपके यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलिए और उनसे अपना प्रोस्टेट एग्जामिनेशन करवाइए, क्योंकि वो एग्जामिनेशन वो खुद नहीं कर सकते हैं, तो एक यूरोलॉजिस्ट ही वो एग्जामिनेशन कर पाता है। सर, इसके इलाज के क्या क्या विकल्प है, और समय के साथ साथ अभी कई सारे बदलाव भी आए हैं इलाज पद्धति में, तो मैं वो जानना चाहूंगी। तो बीपीएच के इलाज में आमतौर पे हम इसको 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। वन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन करना। उसके अलावा मेडिकेशंस, मतलब दवाइयों वाला विकल्प, और तीसरा विकल्प होता है सर्जरी, या हम जो लेजर सर्जरी की बात करते हैं आजकल, एंडोस्कोपिक सर्जरी। वो तो आमतौर पे जब भी कोई मरीज मेरे पास आता है, मैं पहला जो उसका चेकअप करता हूँ, उसमें अगर मुझे मोटे तौर पे ये नजर आता है कि वो प्रोस्टेट सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पर मरीज को और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से, तो उन्हें सबसे पहले मैं जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने बताता हूँ, जिसमें आमतौर पे पानी कम पीना, अल्कोहल या कैफीन का इंटेक कम करना, इन सब चीज़ों पे जोर देता हूँ। उसके अलावा एक मेडिकेशन शुरू कर देता हूँ, और वो मेडिकेशन के साथ फिर हम फॉलोअप रखते हैं। कि अगर मेडिकेशंस और जीवन शैली के परिवर्तन के साथ अगर फायदा होते हुए नजर आता है, तो आमतौर पे हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है हम उसी तक सीमित रखते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जिनमें प्रोस्टेट बढ़ चुका होता है, उसके लक्षण भी काफी समय से चल रहे होते हैं, मरीज ध्यान नहीं देते हैं, और उसके चलते कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं उनमें, जैसे किडनियों का खराब होना, जैसे किडनियों में कभी कभी स्टोन्स तैयार होना, या मूत्र थैली में, पेशाब की थैली में स्टोन्स का तैयार होना, या डाइवर्टिकुलम्स क्रिएट होना। ये अगर चीजें हो गई हैं, तो उन लोगों में हम आमतौर पे दवाइयों वाला विकल्प या फिर जीवन शैली में परिवर्तन वाला विकल्प नहीं रखते हैं। उन लोगों में हमें सर्जरी का ऑप्शन रखना पड़ता है। या फिर कभी कभी ऐसे भी मरीज होते हैं जिनमें दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो, या दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, या दवाइयों को एलर्जीज होती है, तो उन लोगों में भी हम फिर सर्जरी का विकल्प उनके सामने रखते हैं। तो ऐसे 3 विकल्प होते हैं हमारे पास: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशंस और सर्जरी। सर, इसमें सर्जरी करना कंपलसरी होता है, या फिर कीमोथेरेपी और रेडियंस जैसे और कैंसर में उपचार पद्धति होती है? हाँ, तो अभी देखिए, जैसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बीपीएच के मरीजों में उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि बीपीएच, जैसा मैंने कहा था, ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कोई कैंसर नहीं होता है। हम जब कैंसर पे डिस्कशन करेंगे तब भी हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन पे आएंगे जरूर, पर बीपीएच के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का रोल नहीं है। ये नंबर 1। आपका जो दूसरा पहलू था सवाल का कि सारे मरीजों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है क्या बीपीएच के मरीजों में, तो इसका भी जवाब नहीं है। सारे मरीजों में, बीपीएच के मरीजों में सर्जरी की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि जब मेरे पास भी मरीज आते हैं तो हर मरीज को सर्जरी लगती है, ऐसा नहीं है। पहले हम उनको दवाइयों का ही ऑप्शन देते हैं। दवाइयों से ही अगर फायदा मिलते हुए दिखता है तो फिर हम सर्जरी टालते हैं। जिन लोगों में दवाइयों से फायदा नहीं मिल रहा है, या जिन लोगों में दवाइयाँ लेने के बावजूद पेशाब की तकलीफें जा नहीं रही है, या फिर किडनियों पे उसका असर कुछ पड़ रहा है, या किडनियाँ खराब हो रही है, या और कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, उन लोगों में हम लोग ऑपरेशन का विकल्प रखते हैं। अभी तो चर्चा की सर हमने प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने को लेकर, अब मैं कैंसर पे आना चाहूंगी। प्रोस्टेट में जो कैंसर होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? तो प्रोस्टेट कैंसर के जो लक्षण होते हैं, इसमें एक दर्शकों को समझने की बात ये होती है कि प्रोस्टेट कैंसर में भी ठीक बीपीएच वाले लक्षण रह सकते हैं। मतलब पेशाब में रुकावट फील करना, बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब में अर्जेंसी होना, पर इसके विपरीत भी कुछ एडिशनल सिम्टम्स होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग खास तौर पे देखते हैं। वो है एक तो पेशाब में खून जाना, या भूख कम हो जाना, वजन कम हो जाना। कुछ लोगों में जहाँ पे अगर प्रोस्टेट कैंसर थोड़े एडवांस स्टेज में अगर चले गया हो, तो आमतौर पे ये प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों में फैलता है। तो कभी कभी मरीज हमारे पास रीढ़ की हड्डी में पेन लेके आते हैं, या पैरों में पेन या कमर में पेन लेके आते हैं। तो उनको किसी भी प्रकार के बोन पेन्स अगर हो रहे हैं और साथ ही साथ ये सब लक्षण हैं, तो हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए उनका इवैल्यूएशन करते हैं। सर, कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि ये जो लक्षण है ये समझ में नहीं आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ये, आई थिंक ये सारे कैंसरों के लिए ये चीज़ लागू होती है कि जब कैंसर शुरुआती दिनों में होते हैं तो उनके कोई लक्षण नहीं होते हैं, और यही एक थोड़ा सा चिंताजनक विषय होता है जब भी हम किसी भी कैंसर के बारे में बात करते हैं।
ठीक प्रोस्टेट कैंसर भी उसी में आता है कि प्रोस्टेट कैंसर भी जब शुरुआत में पनपना शुरू होता है या उसकी जब शुरुआत हो जाती है तो शुरुआती दिनों में उसके कोई लक्षण नहीं होते, और इसीलिए हमारा आग्रह रहता है मरीजों से कि उन्होंने साल में एक बार अपना यूरोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए, खास तौर पे अगर आप 50 साल के ऊपर हो तो, क्योंकि उसको पिकअप करना, अर्ली स्टेज में पिकअप करना यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत आसान होता है, और अगर वो पिकअप हो जाता है तो फिर उसके ऊपर इलाज भी काफ़ी ठोस और काफ़ी अच्छे इलाज है उसके ऊपर। जैसे आपने बताया अभी 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, बट उससे कम एज के लोग जो होते हैं उनमें भी ये खतरा होता होगा? जी बिल्कुल। तो अभी देखिए कैसा रहता है कि हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं, कोई भी मरीज जब आता है तो हम उनको एक फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि आपके घर में, घर परिवार में किसी भी पुरुष को, जैसे खास तौर पे उनके पिताजी या उनके दादाजी, जो मेल जो जनरेशन है उनमें किसी को प्रोस्टेट कैंसर है क्या या हुआ था क्या। अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर पीड़ित रहा हो पिछले जनरेशन में तो फिर ऐसे मरीजों में हम उनका जो स्क्रीनिंग होता है वो 50 साल की जगह हम 40 या 45 साल से उनका स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने की शक्यता थोड़ी ज़्यादा होती है। ये वाक्य को कहते हुए मैं दर्शकों को डराना नहीं चाहता हूँ, पर बस मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि अगर आपके फैमिली में किसी को अगर प्रोस्टेट कैंसर हो के गया है, भले ही वो क्योर हो गए हों प्रोस्टेट कैंसर से, और अगर आप आपकी 40 साल की उम्र को टच कर रहे हैं तो आपने अभी से अपना प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग शुरू कर देना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर घर में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो हमें होना ही है, पर होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है, इसलिए उसका स्क्रीनिंग थोड़ा सा जल्दी हम करने के लिए बोलते हैं। सर, और इसकी जांच कैसे की जाती है? हाँ, तो इसकी जांच में आमतौर पे हम शुरुआती फेज में हम लोग मरीजों का एक तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, जैसा आपने टॉक के शुरुआती पार्ट में आपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात की थी, उसी तरह इसमें प्रोस्टेट एग्जामिनेशन यूरोलॉजिस्ट के हाथों किया जाता है, जिसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्रोस्टेट का साइज कैसा है, उसमें किसी प्रकार की कोई गठान तो डेवलप नहीं हो रही है। ये सब हम एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं, और उसके साथ साथ एक ब्लड रिपोर्ट किया जाता है जिसे PSA कहा जाता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये जो ब्लड रिपोर्ट होता है ये आमतौर पे हम गाइडलाइंस ये कहती है कि ये रिपोर्ट 50 साल की उम्र के बाद साल में एक बार कराने की आदत लोगों ने डालनी चाहिए, और ये 75 साल की उम्र तक करना ज़रूरी है। और जिनके घर में प्रोस्टेट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों ने यही चेकअप अपना 42 43 के बाद शुरू कर देना चाहिए। तो ब्लड चेकअप एज वेल एज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बाय योर यूरोलॉजिस्ट, ये दो चीज़ें इनिशियल एग्जामिनेशन का पार्ट कहलाती है। अगर इसी में कुछ पिकअप हो जाता है या इसी में अगर प्रोस्टेट कैंसर दिख जाता है हमें, तो फिर उसके एडवांस कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें बायोप्सी भी होती है, MRI स्कैन्स भी होते हैं, और उसके अलावा पेट स्कैन्स का भी रोल होता है ये देखने के लिए कि वो कैंसर प्रोस्टेट तक ही सीमित है या बाहर तक फैल चुका है। तो वो स्टेजिंग के पर्पज से हम लोग फिर वो कुछ जांचें करते हैं। सर, क्या ये पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। प्रोस्टेट कैंसर अन्य कैंसरों से थोड़ा सा अलग होता है, और ये मैं अपने मरीजों को भी काफ़ी मतलब इनकरेजिंग तरीके से उनको बताता हूँ कि अगर प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जो हमारे शरीर में अगर जितने भी कैंसर्स पॉसिबल हैं, सबसे धीमी गति से बढ़ने वाला अगर कोई कैंसर है तो वो प्रोस्टेट कैंसर है। इट इज़ द स्लोएस्ट ग्रोइंग कैंसर इन द बॉडी। तो कहने का उसका एक ही मतलब एक अच्छा पहलू ये हो जाता है कि वो कैंसर क्योंकि धीरे धीरे ग्रो होता है, तो उसको अगर हमने पिक कर लिया सही टाइम पे तो उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कैंसर्स, हमारे बॉडी में जितने भी कैंसर्स हैं उसमें से कुछ ही कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें हम मरीजों को ठोस तरीके से बता सकते हैं कि आप ये कैंसर से पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं आप, कि वो अगर हमने सही स्टेज पे उसको अगर पकड़ लिया, शुरुआती स्टेज में अगर उसको पकड़ लिया तो उसको पूरी तरीके से हम शरीर से बाहर कर सकते हैं, पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। जो आमतौर पे बहुत बार हम अन्य कैंसरों के पेशेंट्स में हम लोग क्योर की हम बात नहीं कर पाते, प्रोस्टेट कैंसर में हम क्योर की बात कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमने उसको कब पकड़ा है। अब सर, आपने स्टेज की बात की है, तो जैसे बाकी कैंसर्स में 1 2 3 4 स्टेज ऐसी होती है, तो वैसे प्रोस्टेट कैंसर में भी सेम ऐसी ही स्टेज होती है कैंसर? जी बिल्कुल, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एंड अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम प्रोस्टेट के अंदर तक जब कैंसर सीमित रहता है तो उसको हम इनिशियल स्टेज या स्टेज 1 में कहते हैं। जब वो प्रोस्टेट के थोड़ा सा बाहर निकल चुका होता है कि वो कैप्सूल के थोड़ा सा बाहर आ गया तो उसको स्टेज 2 कहा जाता है। या जब वो फैलता है थोड़ा सा दूर, मतलब पेल्विक एरिया में, लिम्फ नोड्स में वगैरह जब वो चले जाता है तो हम उसको स्टेज 3 कहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर जब एडवांस स्टेज में होता है तो वो हड्डियों में फैलता है। तो खास तौर पे स्पाइन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में, कमर की हड्डी में, पैरों की या फिर छाती की हड्डियों में फैलता है कैंसर, तब हम उसे स्टेज 4 कहते हैं।
पर जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इवन एडवांस स्टेज में भी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं और उसमें भी ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे कि सर वो आपने बताया कि हड्डियों में फैलता है, तो हड्डियों में जब वो कैंसर फैलता है तो उसके रोकथाम के लिए क्या इलाज है, और ओवरऑल ये कैंसर के रोकथाम के लिए इलाज किस तरीके से है मुख्य रूप से? हाँ, तो हम बेसिकली ओवरऑल प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट पे ही बात करेंगे पहले कि अगर वो प्रोस्टेट कैंसर, जैसा मैंने कहा है कि वो स्टेज 1 स्टेज 2 में भी अगर रहा, वो सीमित है प्रोस्टेट के अंदर या थोड़ा सा फैला हुआ है, तो आजकल प्रोस्टेट निकालने की सर्जरीज की जाती है जिसमें भी रोबोटिक सर्जरी का काफ़ी रोल है। तो रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या इवन ओपन पद्धति की जो सर्जरीज होती है उससे हम पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं बाहर। और तो एक तरह से प्रोस्टेट सर्जरी एक विकल्प होता है। दूसरा, जैसा मैंने कहा है कि जब एडवांस स्टेज में चले जाता है तब सर्जरी का रोल कम हो जाता है और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स का रोल ज़्यादा आता है। अब इसमें एक और अच्छी बात जो प्रोस्टेट कैंसर की वो ये है कि इसमें कीमोथेरेपी का रोल शुरुआती दौर में नहीं आता है। इसमें हार्मोनल थेरेपी का रोल आता है। अब हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी में फ़र्क ये है कि हार्मोन थेरेपी में साइड इफ़ेक्ट्स जो कीमोथेरेपी के आमतौर पे होते हैं, कि जैसे बाल झड़ जाना, रैशेज आना और ब्लड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स हार्मोनल थेरेपी में नहीं आते। तो हार्मोनल थेरेपी हम लोग एडवांस स्टेज के पेशेंट्स में उनको ऑफर करते हैं। और जिन लोगों में जैसे हड्डियों में फैल चुका है, अगर स्पेसिफिक कोई ऐसे हड्डी में फैला है जहाँ पे हमारे बॉडी का वेट उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है, जैसे लंबर स्पाइन हो गया या पैर की हड्डी हो गई जिसपे हमारे बॉडी का पूरा वजन रहता है, तो ये क्रिटिकल जगहें होती है, उनको भी ट्रीट करने के लिए टारगेटेड रेडियोथेरेपी भी दी जाती है कि जहाँ पे सिर्फ वहाँ पे रेडिएशन देके उसको ठीक किया जाता है। तो रेडिएशन का रोल है, हार्मोन थेरेपी का रोल है, और अगर शुरुआती स्टेज में कैंसर पिकअप किया है तो प्रोस्टेट सर्जरी का रोल है जिसमें रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी, ऐसे 3 विकल्प मरीजों को हम देते हैं। सर, अगर समय रहते जांच की गई तो इस कैंसर से पूर्णतः ठीक हुआ जा सकता है, जान बच सकती है? एब्सोल्युटली। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये उनमें कैंसरों में आता है जो बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, तो अगर उनको हमने बहुत ही शुरुआती स्टेज में पिकअप कर लिया है बाय डूइंग द प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग, जो मैंने पहले भी बताया था कि PSA और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से अगर हमने उसको अर्ली स्टेज में पिकअप कर लिया तो डायरेक्टली प्रोस्टेट को निकाल के हम इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं और मरीज की जान बच जाती है उसमें। सर, कई मरीज आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो ये सारी चीज़ों को छुपा छुपा के बढ़ा लिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। अभी देखिए कैसा होता है, हमारे इंडियन फैमिलीज में हम लोग देखते हैं कि एल्डरली जो बुजुर्ग जो मर्द होते हैं घर के, वो आमतौर पे हमारे खुद के व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, खासतौर पे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए, जिसमें उसमें भी वो अगर पेशाब से संबंधित अगर वो प्रॉब्लम्स रहे तो वो छुपाते हैं। हाँ। वो अपने बच्चों को या अपने घर में बहू बेटियों को किसी को बताते नहीं है और उसको सहन करते रहते हैं, या फिर वो अपने लोकल ग्रुप में डिस्कस करते हैं जिनमें बाकी लोगों को भी अगर वो प्रॉब्लम्स रहे तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते कि ये तो बुढ़ापे के साथ होने वाली चीज़ है, तो ये सबको होती है। और इसलिए भी वो बहुत बार वो पहुँचते नहीं है हम तक, और वो तभी पहुँचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए आपके माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही दर्शकों को सलाह देना चाहूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे पेशाब से संबंधित ये सब प्रॉब्लम्स है, और अगर आप 50 साल के बाद की श्रेणी में आते हैं तो आपने आपके प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली के साथ डिस्कस करनी चाहिए, आपने उसके बारे में बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, और आपके आसपास के जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके सबसे पहले अपना कंसल्टेशन करा लेना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई विल अर्ज। सर, आफ्टर ऑपरेशन किस तरीके से एक प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन के बाद किस तरीके से हमारी देखरेख की जानी चाहिए, किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस में जो, जैसे हमने कहा कि अगर हम जैसे लोकली कन्फाइंड ट्यूमर या अर्ली स्टेज वाला ट्यूमर है जिसमें हम प्रोस्टेट निकाल देते हैं, तो उसके बाद का यूजुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। थोड़ा सा शुरुआती कुछ दिनों के लिए पेशाब के ऊपर का कंट्रोल थोड़ा सा कम रहता है। कभी कभी आप पेशाब करने जाओ तो तब जाने से पहले 1-2 बूंद का छूट जाना, थोड़ा सा लीक होना, ये नॉर्मल या स्वाभाविक कहा जाता है। और हम आमतौर पे इन मरीजों को कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे वो पेशाब के ऊपर अपना कंट्रोल पूरा ला सकते हैं। और आमतौर पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ये ऑपरेशन हो चुका है उसके 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद तक मैक्सिमम पेशेंट्स को पूरी तरह से अपने यूरिन पे कंट्रोल आ जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। उनकी जैसी दिनचर्या चल रही है, जैसा उनका जीवन चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही चलेगा, उसमें और कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। आमतौर पे जब ये प्रोस्टेट निकाला जाता है उसे जांच के लिए भेजा जाता है और उसका भी अलग से स्टेजिंग किया जाता है। उस स्टेजिंग में अगर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है
तो ही हम मरीजों को ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी रेडिएशन थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी का विकल्प देते हैं। पर उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये रहता है कि एक बार ऑपरेशन हो गया मतलब इलाज वहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ। इलाज भले ही अगर मेन इलाज खत्म हो गया हो, आपका फॉलोअप चलते रहना चाहिए आपके यूरोलॉजिस्ट के साथ। एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स आपने आपके यूरोलॉजिस्ट से मिलते रहना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। अगर इस कैंसर पर समय रहते इलाज किया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़।